चतुर्वेदी सर, जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू समय देने के लिए। जय हिंद, जय हिंद। थैंक यू सर, समय दिया आपने। बड़ा मुश्किल वक्त इस वक्त जम्मू में गुजर रहा है सर। जिस प्रकार से कोटा कठुआ के बाद डोडा में अटैक हुआ और अब सर्च ऑपरेशन चल रहा है। 500 के आसपास पैरा कमांडोज को, एक पूरी ब्रिगेड को उतार दिया गया है, लेकिन आतंकी अभी भी पहुंच से दूर है। मौजूदा हालात को मैं समझना चाहूंगा सर, क्या है और कैसे आप देख रहे हैं, कहां मिलिटेंट कामयाब हो रहे हैं और हमें क्या करना होगा। दो हिस्सों में मैं पूरी चर्चा को आपसे समझना चाहूंगा। पहले तो सर मौजूदा हालात के ऊपर आपकी टिप्पणी, कैसे इतने बुरे हालात बने, क्यों कश्मीर के बाद जम्मू रीजन जो है उबल रहा है सर, बॉइल हो रहा है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू सर। देखिए राजेश जी, पहले तो धन्यवाद, आपने बुलाया मुझे। ये मैं कहना चाहता हूँ कि 370 जब 2019 में हटाई गई अगस्त में, उसके बाद से क्या हुआ कि पूरा तंत्र का जो शासन तंत्र है, इसका जो जिसको कहते हैं कि अटेंशन था, वो कश्मीर पे था कि किस तरीके से उनको लोगों को वापस लाया जाए। जहाँ तक जम्मू का प्रश्न है कि 2003 में सर्प विनाश जब ऑपरेशन किया गया था, तो ये मिलिटेंसी वहाँ से तकरीबन ख़त्म हो गई थी, तो वहाँ कोई मिलिटेंसी नहीं थी। तो दो चीज़ें एक साथ हुई कि ज़्यादा ध्यान कश्मीर वैली पे दिया गया और जम्मू पे थोड़ा सा कम ध्यान दिया गया ना। जो कम ध्यान दिया जाता है तो उससे दो तीन चीज़ें होती हैं। एक तो ये कि जो इनग्रेस है जम्मू एरिया से, दो, जिसको कहा जाए कि अगर अखनूर आप देखें, अखनूर के नॉर्थ में दो गैप हैं, जिनको एक को स्मगलर्स गैप बोलते हैं, एक को महादेव गैप बोलते हैं। अक्सर यहाँ से पहले एंट्रेंस होती थी और ये लोग जो हैं उसके बाद ये रामबन होते हुए कश्मीर वैली के लिए चले जाते थे। अभी क्या हुआ इस दौरान कि जब ये होने लगा पिछले 2 साल में, मेरा ख्याल है करीब 32 महीना पकड़ ले, करीब 3 साल होने आ गए, 2.5 साल हो चुका है जब से उन्होंने जम्मू में धीमे 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 इन्वेस्ट शुरू की। अच्छा, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो यहाँ का जो इंटेलिजेंस नेटवर्क था वो काफ़ी ध्वस्त कर, मतलब कमज़ोर हो गया। क्योंकि ह्यूमन के लिए बहुत ज़रूरी ये है कि कांस्टेंट आपका, जो आपके बकरवाल्स हैं या गुज्जर हैं, जो आपके प्रो हैं इंडिया के, उनको आप अपने साथ रखो। तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वो ध्यान थोड़ा सा कम हो गया। और जब ये आने लगे और ये यहाँ होने लगा, अब आप इसमें देखिए दो अलग अलग एरियाज हैं। एक एरिया है पुंछ राजौरी वाला, जो कि एलसी के साथ साथ है, अखनूर तक आप आ जाइए। साउथ ऑफ अखनूर जो है, जो जिस इलाके में अब ये हरकत हुई है, ये आईबी का एरिया है, इंटरनेशनल बाउंड्री का एरिया है। क्योंकि जो यहाँ पे एरिया जो हो रहा है, तो इसमें क्या हुआ कि पहले उन्होंने क्या किया कि उनके अटैक होते थे, फिदाइन अटैक। फिदाइन अटैक में वो आया, उसने हरकत जो कुछ करना था, ग्रेनेड फेंका, गोली मारी, और उसको मालूम है कि मैं मरने के लिए आया हूँ, वो मर के चला जाता था। लेकिन अब जो है उन्होंने एक दूसरा ढंग में, क्योंकि जम्मू की जो टेरेन है वो जंगल टेरेन ज़्यादा है यहाँ पे, जंगल होने की वजह से उन्होंने क्या किया कि अब उन्होंने, आप देखो उनका दिमाग किस तरफ चल रहा है। उनका दिमाग ये चल रहा है कि हम सिक्योरिटी फोर्सेस को अपनी सुरक्षा के लिए मजबूर कर दें, कि वो अपनी सुरक्षा पे ज़्यादा ध्यान देने लगें बजाय इसके कि जो बाकी काम हो रहे हैं। तो अब जो उनकी टैक्टिक्स है वो ये है कि भाई तुम एक आर्मी के या कोई भी जो हरकत करो करके और एकदम जंगल में छुप जाओ, तो एम्बुश एंड छुप जाओ। तो इससे उनकी जान माल का नुकसान भी कम होता है और नुकसान ज़्यादा हो रहा है। तीसरी चीज़ जो इसमें एक जो नई चीज़ आ गई है कि जो अफगानिस्तान वगैरह से जो हथियार आए हैं, जैसे M4 कार्बाइन है, या स्टील पियर्सिंग बुलेट्स हैं, या इरिडियम सेटेलाइट टेलीफोन है, तो ये सब चीज़ें, असॉल्ट राइफल्स हैं, ये आने से जो है इनके इन जो मिलिटेंट्स हैं इनको फर्क पड़ा है। लेकिन एक चीज़ गौर करोगे आप राजेश जी, कि जो ये मिलिटेंट आए हैं जम्मू में, ये एसेंशियली पाकिस्तानी है। क्योंकि अगर आप एक डेटा अगर आप देखो, आपको आपके पास आई एम श्योर होगा डेटा, कि 22 में जितने लोग आए थे जो लोकल, जो उन्होंने ज्वाइन किया था, उससे मतलब 1/4 भी नहीं रह गया 23 में, और इस साल और भी कम है। तो असली जो है ये पाकिस्तान से आ रहे हैं। अच्छा, इसको, इस थ्योरी को और सपोर्ट कौन करता है कि अगर आप
इस साल देखिए, इस साल 8 इंसिडेंट हुए हैं, 8 में से 6 इंसिडेंट 4 जून और उसके बाद हुए हैं। इसका मतलब जब मोदी गवर्नमेंट आई तो उन्होंने कहा कि अब इस गवर्नमेंट को हमें डिनिग्रेट करना चाहिए, क्योंकि एक तो वो पाकिस्तान बहुत रैटल हो गया कि बारामूला में जो इलेक्शन के जो वोटिंग परसेंटेज थी वो मथुरा, बोरीवली, बांद्रा इनसे ज्यादा थी। इसका मतलब कश्मीरी एक अपने हक के लिए कॉन्शियस हो रखे हैं, तो उनको लगा कि ये तो भाई बात हाथ से निकली जा रही है, तो उनको ये दिखाना था। उनके अपने यहाँ गुर्गे छुपे हुए हैं जो ये कहने लगे कि भाई 370, आज ये आपने कुछ स्टेटमेंट देखे कि ये रॉन्ग पॉलिसीज की वजह से हुआ है, ये सब हो रहा है। मुझे उसमें में नहीं जाना, मुझे सिर्फ ये देखना है ये जो हो रहा है इसके क्या कारण है। पहला, इंटेलिजेंस नेटवर्क थोड़ा वीक हो गया है, इसमें कोई शक नहीं। आपको या तो टेक्निकल इंटेलिजेंस बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि फेंसिंग जो है, अगर आप मौसम देखो, ये मौसम ऐसा है कि जो पहाड़ी नालों में पानी भरने लगा, जो फेंस है वो स्मार्ट फेंस नहीं है, वो है नॉर्मल फेंस, तो वो कई कई जगह वो टूटने लगी, तो ये नाले के थ्रू जो इनग्रेस है वो बढ़ गई। एक तो मौसम का असर है। इंटेलिजेंस नेटवर्क, आपको जो खबर मिल रही थी वो अब नहीं मिल रही है, क्योंकि ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं। अच्छा, अभी आज जैसे आपने देखा होगा कि कठुआ में करीब 132 आदमियों को उन्होंने गिरफ्तार किया है। जो ये गिरफ्तारियां हुई हैं, ये लॉजिस्टिक सपोर्ट वाले हैं, ये उनको लॉजिस्टिक दे रहे हैं। तो ये जो चीज है, ये जो लॉजिस्टिक दे रहे हैं, कुछ उसमें से ऐसे होंगे, अगर आप गौर करोगे तो पैसे के लिए कर रहे हैं, और कुछ जो है कि उनका तो हम लोगों को अच्छा, एक और चीज मैं बताना चाहता हूँ। आज की तारीख में मैंने बहुत कोशिश की, मुझे उतना पता नहीं, पहले एक यूनिफाइड कमांड बहुत स्ट्रांग हुआ करती थी, जिसमें कि BSF, CRPF, JNK पुलिस और आर्मी, वो एक ग्रिड पे रहते थे, एंड उसके चीफ मिनिस्टर उसके हेड होते थे या गवर्नर साहब होते थे। मेरे ख्याल में वो यूनिफाइड कमांड का सिस्टम आज की तारीख में थोड़ा सा वीकेंड है। तो पुलिस अपना काम कर रही है, CRPF अपना काम कर रही है, BSF अपना काम कर रही है, आर्मी अपना काम कर रही है। ऐसे काम नहीं, ये चीज को एक साथ होने की जरूरत है। अच्छा, इसमें एक प्रश्न आपके दिमाग में आ रहा होगा, ये क्या विदेशी ताकतों का हाथ तो नहीं है? बहुत कुछ है। आप देखिए, 4 से 8 जून तक शहबाज शरीफ अपनी पूरी मिनिस्ट्री के साथ बीजिंग में बैठे थे, तो चाइना तो ये चाहता ही है कि ये सब होता रहे। दूसरा, जो हथियार मिल रहे हैं कि कोई ऑस्ट्रियन राइफल मिल रही है, कहीं अमेरिकन राइफल मिल रही है, तो जो पुतिन के पास जो सोर्सेस और जो वीडियोस आए हैं मेरे पास और जो मैं एनालाइज कर पाया हूँ, ये या तो पाक आर्मी के सर्विंग कमांडोज हैं या रिटायर्ड कमांडो हैं। इसके अंदर बैड कमांडोज इंक्लूड हैं, क्योंकि कई ऐसी तस्वीरें आई जो ना हम बता सकते हैं, ना दिखा सकते हैं, ना उनके बारे में जिक्र कर सकते हैं। वो सब कुछ हुआ है। तो ये साफ तौर पे एक चीज तो क्लियर है कि ये मिलिटेंट नहीं है। जिस प्रकार से पिन पॉइंट टारगेट, उस बच्चे को पिन पॉइंट जिप्सी से वो एक सोल्जर हमारा निकल रहा था, उसकी एक लेग में यहाँ पे मारी गई और दूसरे को पिन पॉइंट यहाँ पे टारगेट किया गया है। तो ये हाईली ट्रेन जो होता है सर, वो ही कर सकता है। हाईली ट्रेन कमांडो। जी सर। तो ये आपको, मैंने बोला ना कि ये जो जम्मू में इस वक्त हैं, ये सारे के सारे पाकिस्तानी हैं, जो 40-50 जितने भी हैं, वो सारे के सारे पाकिस्तानी हैं। अब उनमें से कितने फौज में हैं या फौज के रिटायर्ड हैं, कोई भी ये गेस किसी का भी हो सकता है, लेकिन ये वेल ट्रेन्ड है। तो इनसे डील करने के लिए, अच्छा, दूसरा क्या कि फेंस के नीचे जो IB पे उन्होंने सुरंगें खोद रखी हैं, तो आपको टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा कि AI वगैरह से पता करना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ हो सकता है, और उनको ब्लॉक करने की जरूरत पड़ेगी। तो ये जो अभी एक जो पहले वीकेंड हो गया था, क्या हुआ था कि जब 2020 में गलवान के बाद यहाँ से 2 डिवीजन निकाल करके RR की वो लद्दाख भेज दी गई थी, तो अभी वो एक ब्रिगेड आ गई है, और 500 उसके अलावा एक, मतलब 500 का मतलब होगा पूरी एक तरह से जिसका स्पेशल फोर्सेस की बटालियन आ गई है, क्योंकि इतनी उनकी वर्किंग टीम होती है। तो ये कार्रवाई हो गई है, और जो आपका पॉइंट है बिल्कुल वैलिड है कि ये या तो उनके सर्विंग पर्सनल हैं या उनके रिटायर्ड कमांडोज हैं, और ये
एसएसजी या उनके कमांडोज हैं ये। बस एक, अब क्योंकि सर जो नुकसान हुआ है वो आप भी देख चुके हैं, मैं भी देख रहा हूं लगातार, और मैं 2021-22 से ही इस प्रकार के नुकसान, पहले हमने पुंछ राजौरी बेल्ट में देखा, पीर पंजाल में, अब हम कठुआ और डोडा में देख रहे हैं। पॉइंट ये है कि अब हमें क्या करना होगा, हमें क्या करना होगा, क्योंकि जितना ये जिंदा ज्यादा रहेंगे उतनी ही चुनौतियां बढ़ती जाएंगी। पहले तो इनका खात्मा जरूरी है, जो 40-50 आ चुके हैं, और आई होप कि स्पेशल फोर्सेस वहां पे उतरी हैं, एक पूरा ब्रिगेड लगाया गया है, वो ज्यादा से ज्यादा 1-2 हफ्तों में इनका खात्मा कर देगा, लेकिन उसके आगे हमें सोचना होगा सर। बिल्कुल, आपका जो पॉइंट है, अगर आप गौर करो, 2 चीजें मैं बताना चाहूंगा। एक तो ये कि जब वो पुंछ राजौरी में थे, उस वक्त उनका इरादा रैली में जाने का था। इलेक्शन के पहले आप देखो कि वो इलेक्शन के पहले तक इलेक्शन में डिस्टर्बेंस करने का था। आज की तारीख में वो जम्मू में है। जम्मू में किस लिए कर रहे हैं कि यहाँ से 2 उनके ऑप्शंस बनते हैं। एक ऑप्शन तो ये बनता है कि वो रामबन पहुंचे और उसके बाद वैली की तरफ चलें और इस इलाके में डिस्टर्बेंस करें। तो एक उनका एम यहाँ पे ये है। दूसरा है सिक्योरिटी फोर्सेस को अपने में ही उलझाने का। तो अब करना क्या चाहिए, सबसे बड़ी चीज, तो पहला जो हमको सबसे जरूरी चीज है वो ये कि हमको अपना जो ह्यूमन इंटेलिजेंस का नेटवर्क को फिर से बहुत मजबूत करने की जरूरत है। नंबर 1 ये, इसको बहुत जरूरी है। और उसके साथ सर्टेन टेक्निकल इंटेलिजेंस का इंफ्रास्ट्रक्चर हमको बढ़ाने की जरूरत है। नंबर 1 जो एक शॉर्ट टर्म में सबसे पहले ये काम करना। दूसरा ये है कि जैसे सर्प विनाश 2003 में किया गया था, वो ये उस तरह की एक्टिविटी जहां पे भी ये जंगल या ग्रोव, क्योंकि जंगल एरिया है, आप भी जानते हो जम्मू एरिया में बहुत सारे जंगल के एरिया हैं, वहां छुपने को इनको मिल जाता है। उनके ऊपर इनको पूरी तरह से लगाम लगा करके उस पर करना पड़ेगा। और ये डोडा किश्तवाड़ में ये बहुत ज्यादा जो है जंगल वाला एरिया है। मैं वहां रहा हूं तो मैं जानता हूं कि वहाँ बहुत जंगल का एरिया है। उस पर हम लोगों को चौकन्ने और ध्यान देने की जरूरत है। और ये इसमें क्या होता है कि जो जो भी टेररिस्ट होते हैं, इनिशिएटिव शुरू में उनके हाथ में होता है, लेकिन हमको टेररिस्ट को 2 तरीके से हम तोड़ सकते हैं। या तो उसको मजबूर करें कि वो पिच्ड बैटल लड़े, वो लड़ेगा नहीं क्योंकि वो जैसा आपने बोला कि वो बैट और वो ट्रेंड कमांडो हैं, वो मार के भागने वाले हैं। तो हम लोग को यह करना होगा कि उसकी तरह से सोचना होगा कि वो क्या कर सकता है और अगला उसका टारगेट क्या हो सकता है। उसको इनफैक्ट थोड़ा बहुत उसको हम लोग इंड्यूस कर सकते हैं कि भाई यहाँ आके करो तुम, है। और जो जैसे वो एम्बुश लगा रहा है उस तरह से लगा करके डिस्ट्रॉय करे। तीसरा जो बहुत जरूरी है, कुछ बड़ी चीज हिंदुस्तान को करनी पड़ेगी कि उनके जो जम्मू के ऑपोजिट भिम्बर में, मीरपुर कोटली में, क्योंकि आप ये गौर करो कि बहुत ही सोची समझी चाल है कि जो ये लड़के आ रहे हैं, जो जो उनके लड़ाके आ रहे हैं खड़कू, ये बेसिकली मीरपुर कोटली वाले हैं जो आके लोकल में छुप जाते हैं, क्योंकि पता ही नहीं चलता है, तो वही स्टॉप वही है। तो हम लोगों को जो उनके उनके जो कैंप हैं उन पे एक बहुत बड़ी कुछ कार्रवाई करनी पड़ेगी। कैसे की जाएगी, वो एक फौज का अपना दस्तूर है, जो उनकी अपनी एक ट्रेनिंग है, उनकी अपनी एक टैक्टिक्स है, अपना उनके एक ऑपरेशंस का तरतीब है। एंड जो अभी जो चीफ हैं वो बहुत मतलब नॉर्दर्न कमांड से गए, उनको सब कुछ पता है इसके बारे में। तो इसलिए वो जो ये 3 काम अगर करेंगे तो हमको इमीडिएटली ये 3 काम पहले करने हैं। चौथा जो लॉन्ग टर्म है कि जो हमारी फेंस है, इसको हम लोगों को स्मार्ट फेंस बनाना पड़ेगा कि जो स्मार्ट फेंस होगा इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड होगा, जिसमें कि पानी वानी से कोई असर ना पड़े। 5वां, ये जो पंच भूत है, जो यूनिफाइड कमांड की कमजोरी है, ये दूर होनी चाहिए। ये सब एक साथ मिल करके, जब मतलब आर्मी, जेएनके पुलिस, बीएसएफ, बिकॉज बीएसएफ के एरिया से घुसता है, या वो घुसता है कहाँ से, जहाँ की एलसी से घुस रहा है, तो वहां से जब वो घुस रहा है तो वहाँ बीएसएफ पहले है, उसके बाद जो है जेएनके पुलिस और सीआरपीएफ है और आर्मी है। तो इन 5 का एक यूनिफाइड कमांड बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, जो कि हर हफ्ते मिले और इसके ऊपर कार्रवाई करें। और जो एक डायलॉग है लोगों से, वो होता रहना चाहिए। और जो इलेक्शन वगैरह होने, उस पर कोई कोताही नहीं होनी चाहिए, वो जरूर होना चाहिए।
और ये अगर आपने जरा से भी कमजोरी दिखा, क्योंकि मैं ये भी देख रहा हूँ कि बहुत से लोग, क्योंकि यहाँ पे ऐसे हैं जो कहते हैं कि पाकिस्तान से हमको बात करनी चाहिए। अरे भाई, किससे बात करोगे? पाकिस्तान से को अगर आपको देना है तो इस तरह से करना चाहिए कि हम तुम्हारे ऊपर एक, पहले तो उन पे एक सर्जिकल स्ट्राइक जैसी कोई चीज करो, फिर कहो कि ये नुकसान क्या, इससे बड़ा नुकसान करेंगे अगर तुम बातचीत करने को, इसको अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे। वो इंसेंटिवाइजेशन देने की जरूरत है। बस एक आखिरी पॉइंट, छोटा सा जवाब मैं उसका चाहूंगा। आई होप ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन केवल लग रहा है कि इसकी पॉसिबिलिटी है। अगर ये जो 40-50 लोग हैं, इनमें से 18 से 20 भी पाक आर्मी के सर्विंग या रिटायर्ड कमांडो मिलते हैं, पहचान उनकी होती है। आज ऐसा नहीं हो सकता कि पहचान नहीं हो सकती। अगर ये पहचान होती है तो क्या इसे वॉर नहीं माना जाएगा? एक स्टेट के खिलाफ, एक देश के खिलाफ, आपके देश के अंदर घुसकर अगर वो ऐसे अटैक कर रहे हैं, इसे वॉर ना माना जाए सर? बिल्कुल माना जाना चाहिए। ये तो जो आपने, अगर हमको कोई ऐसी मिल जाती है कि ये इन्होंने, ये उनके जो सर्विंग सोल्जर्स हैं, तो ये डिक्लेयर्ड वॉर है, अनडिक्लेयर्ड वॉर है। और अनडिक्लेयर्ड वॉर के रिस्पॉन्स में आप कुछ भी कर सकते हो, और उसमें हमको इंटरनेशनल जो मीडिया है, इंटरनेशनल एजेंसीज हैं, उनको अपने साथ रखने की जरूरत। तो आपको देखो, आपको याद होगा कारगिल में ये चीज हमने की थी, पूरी दुनिया आपके साथ आ गई थी। इंटरनेशनल प्रेस भी आपके साथ थी, यूएन भी आपके साथ था, अमेरिका भी आपके साथ था, रशिया भी आपके साथ था। तो हम लोगों को इस पे, ये जो आपने पॉइंट दिया, ये बहुत वैलिड पॉइंट है। इस पे काम करने की जरूरत, जैसे कि आज एक लड़का कोई जासूसी करता हुआ पकड़ा गया है, इस तरह से और लोगों को पकड़े जाने की जरूरत है कि जिससे कि हम उस पर कुछ कार्रवाई कर सकें। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया। मेजर जनरल ए.के. चतुर्वेदी सर, थैंक यू इसके लिए। थैंक यू साहब। जैन साहब, उम्मीद है ये पॉइंट सरकार तक भी पहुंचे और इस पे जरूर एक्शन हो। थैंक यू सर, थैंक यू।